हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा कोचिंग क्लासेस में। तो देखो, आज हम सेल से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें कि एक एक क्वेश्चन में आपके कई कई क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। अब देखो, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी, किसमें की थी? 1665 में। ठीक है, कि 1665 में की थी। पेड़ की छाल पेड़ की छाल जो होती है, कॉर्क के एक पतले टुकड़े पर अपने सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने सेल्स को देखा था। और वो सेल्स कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते की जैसी ऐसी संरचना थी उसकी, एक छोटी खोखरिया जैसी उसकी संरचना थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है, अब इन्होंने तो देखी थी डेड सेल्स। कैसी सेल देखी थी? डेड सेल। उसके बाद 1674 में पहली बार एंटोनी बॉन ने ल्यूवेनहॉक ने उन्नत नाम का एक सूक्ष्मदर्शी से, उन्नत नाम था, उन्नत नाम के सूक्ष्मदर्शी से पहली बार देखी थी। लिविंग सेल्स को देखा था, जीवित सेल को देखा था। जो किसकी थी? उन्होंने क्या खोजा था? बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये चीज उन्होंने खोजी थी। तो उन्होंने देखी थी जीवित सेल थी। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो गया। आगे देखो, बात करें क्वेश्चन सेकंड की, कि कोशिका जीव की किस इकाई को कहते हैं। तो देखो, कोशिका जीव की किस इकाई को कहते हैं? मतलब जीवन की जो सबसे मूलभूत रचनात्मक, मतलब जो संरचनात्मक या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या मतलब? जीवन की सबसे छोटी मूलभूत रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब अगर हम रचनात्मक की बात करें, तो किसी भी जीव का शरीर, चाहे वो एक कोशिकीय है चाहे वो बहुकोशिकीय है, किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। अगर एक कोशिकीय की बात करें तो जैसे कि अमीबा में क्या होती है? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय की बात करें तो जैसे मनुष्य, ये बहुकोशिकीय होता है। क्या? छोटी छोटी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इन्हें बोलते हैं रचनात्मक या संरचनात्मक बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अब बात करें हम कि क्रियात्मक क्या होता है। तो क्रियात्मक इकाई जो होती है जीवन में बनाए रखने के लिए, जो भी हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य होते हैं या आवश्यक चीज होती है, जैसे कि ऊर्जा बनाना, वृद्धि करना, ग्रोथ होना, ठीक है, प्रजनन करना, ऐसे किस पे डिपेंड होता है? ये एक अकेली सेल पर सारी चीजें संपन्न होती है। तो इन्हें बोलते हैं, इसीलिए जीवन जो कोशिका जीव है वो क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे समझने, तो ये आगे आपके दो क्वेश्चन हो गए क्लियर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया था? तो देखो, अगर जीवित कोशिका का सबसे पहले अवलोकन की बात करें, तो सबसे पहले अवलोकन किया था एंटोनी बॉन लीवेनहॉक ने। ये बताया था अभी तो मैं पिछले उसमें बताया था कि सबसे पहले देखे थे। और देखी क्या थी उन्होंने? बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये चीज देखी थी। किसमें? तालाब के पानी में जीवित एक कोशिकीय जीव को देखा था। किसने? एंटोनी बेन ल्यूवेनहॉक ने। आगे समझ में? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत तो दिया था वो मैथियस स्लेडन एवं थियोडोर श्वान ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो जीव है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हैं, और सेल ही जीवन की क्या है? मूलभूत रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये चीज इन्होंने कही थी अपने सिद्धांत में। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बोल दिया
पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए रूडोल्फ आए, रूडोल्फ विर्चो। तो रूडोल्फ विर्चो आए किसमें, 1855 में। रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में एक सिद्धांत दिया और उन्होंने इसका वर्णन किया और बताया कि नई सेल का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि नई सेल का निर्माण जो होता है वो पहले से ही मौजूद सेल से ही होता है। ये रूडोल्फ विर्चो ने अपना सिद्धांत दिया था, जो कि किसने, स्लाइडेन और स्वान ने नहीं बताया था। वो ये वर्णन ही नहीं कर पाए थे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन 4 क्लियर हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। तो देखो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसे कोशिका का क्या, मस्तिष्क यानी ब्रेन भी बोलते हैं, ब्रेन या फिर प्रबंधक भी कहा जाता है। ये सेल को क्या करता है, जो सेल की सभी मूवमेंट, जो हमारी सेल है, सेल की जो भी मूवमेंट होती है उनको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। ये काम होता है केंद्रक का। अब केंद्रक की बात कर रहे हैं तो केंद्रक के बारे में जान ही लो। जब केंद्रक की बात कर रहे हैं तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसमें, 1831 में, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। आगे देखें कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक के अंदर होता है डीएनए व क्रोमोसोम्स। क्या होता है, डीएनए और क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो क्या माता पिता से किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, ठीक है। माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अब इनके कार्य की बात करें तो जो हमारा सेल है, सेल का जो विकास है या फिर प्रोटीन का निर्माण होना, ठीक है, या किसी को प्रोटीन भेजना, जानकारी भेजना, या फिर सेल का डिवीजन करना, ये सब किस पे डिपेंड होता है, हमारे केंद्रक पे डिपेंड होता है। केंद्रक ही क्या करता है, सेल का डिवीजन भी करता है, ये काम करता है केंद्रक, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। ये हो गई केंद्रक के बारे में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस यानी सेल्स की बात करें हम, कि सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस। क्या होता है, सेल का मुख्य ऊर्जा उत्पादक, जो सेल को सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादक करता हो, तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये करता क्या है, जो हमारा फूड होता है, फूड का करता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के दौरान जो श्वेशन यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा किसके रूप में होती है, एटीपी की फॉर्म में, जो कि क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, जो हमारी सेल्स का क्या है, मुख्य ऊर्जा मुद्रा है, ठीक। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का अधिकांश भाग बनाता है, एटीपी का अधिकांश भाग कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका में होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है कोशिका में होता है, वो होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब अगर हम बात करें, जो हमारी लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट नामक, मतलब कोशिका के अंग होते हैं, जो हमारी लीफ में प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है और इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आ गया। तो यही प्रोसेस क्या करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस करता है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने बात की थी कि डीएनए कहाँ पाया जाता था, डीएनए पाता है केंद्रक में, और क्या रहता था, क्रोमोसोम्स, जो कहाँ से आता था, माता पिता से बच्चों में पाया जाता था, ठीक है।
केंद्रक में। अब कुछ तो केंद्रक जो डीएनए है वो केंद्रक से तो मिलता ही मिलता है, थोड़ी मात्रा में अगर हम बात करें, थोड़ी मात्रा में हमें माइटोकॉन्ड्रिया से भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया से भी हमें डीएनए मिलता है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है डीएनए। ठीक है। अब अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में डीएनए कहाँ पे होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि मानव की, जो मानव है, मानव की हर सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है। मानव की हर सेल में केंद्रक होता है। तो इसका मतलब यह है कि केंद्रक होता है तो सब में क्या होगा, डीएनए होगा। तो इसीलिए तो करते हैं, जब डीएनए टेस्ट वगैरह होता है तो बाल से, नाखून से, सबसे डीएनए करा सकते हैं। ठीक है, सबसे डीएनए करा देते हैं, क्योंकि हर सेल्स में क्या पाया जाता है, सेल्स में क्या होता है, केंद्रक होता है। अब देखो, एक अपवाद भी है, देखना इस क्वेश्चन को। अब अगर हम बात करने लगे कि हमारे पास आरबीसी है और प्लेटलेट्स और आरबीसी है, तो क्या इससे डीएनए किया जा सकता है, तो नो। प्लेटलेट और आरएनए ही ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, इसलिए इनसे क्या डीएनए भी नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, अपवाद है। समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। अब देखो, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन बनाने में मदद करने का काम किसका होता है, आरएनए का। अब आरएनए की बात करें हम, तो आरएनए होते हैं हमारे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते, एक होता है एम आरएनए, एक होता है हमारा टी आरएनए, और एक होता है आर आरएनए। ये 3 टाइप के होते हैं। अब अगर हम एमआरएनए की बात करने लगे, तो एमआरएनए क्या करता है, ये डीएनए में जो भी हमारे आनुवंशिक संदेश होते हैं उनकी नकल करके प्रोटीन बनाने वाली, जो हमारी प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री कौन सी होती है हमारी प्रोटीन बनाने वाली, राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। इसका कार्य होता है ये। अब दूसरा आता है टीआरएनए। तो टीआरएनए का क्या काम होता है, ये जो हमारी सेल में एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को पकड़कर उनको राइबोसोम्स तक ले जाता है, ये इसका काम होता है। यानी इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का काम। नाम से ही पता चल रहा है, ये मतलब ये क्या करता है, संदेश पहुंचाता है और ये ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये है आरआरएनए। तो ये काम क्या, आरआरएनए का क्या काम होता है, राइबोसोम्स का मुख्य निर्माण, खंड करना, यानी एमिनो एसिड को आपस में जोड़कर प्रोटीन श्रृंखला बनाने का काम करता है, यानी एक कैटेलाइज की भूमिका निभाता है। तो ये आ गई समझ में। तो ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा जो कितनी होती है, 0.1 से 0.3 म्यूएम तक की होती है, और इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पीपीएलओ भी कहते हैं इसे। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु, जो किस में पाई जाती है, फीमेलों में पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखो ये होती है सबसे बड़ी, और क्वेश्चन नंबर 12 में देखना, ये होती है जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, ये होती है सबसे लंबी। तो ये ध्यान रखना, बड़ी और लंबी में डिफरेंस। ठीक है, तो ये होती है सबसे लंबी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, पर इसमें थोड़ी मात्रा में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है। समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कोशिका के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्मा, जो कि सारी की जो मतलब केंद्रक को छोड़ के बाकी जितनी भी कोशिका के अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वे सब के सब क्या इसी में तैरते हैं, साइटोप्लाज्मा में ये जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ रहता है। समझना गया? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। Ribosomes are the cellular machines responsible for making proteins. They read messenger. आगे देखो राइबोसोम्स का कार्य क्या है? तो इसका कार्य भी क्या है, यानी आरएनए या राइबोसोम्स का कार्य भी क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ये चीज आ गई समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।